चलो शुरू करते हैं। आज का हमारे इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है। एक एक करके इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग पहले समझेंगे और उसके बाद उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने एमसीक्यू, आपको पता ही ऑलरेडी 2 हिस्सों में पेपर आने वाला है। पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के आपके पास 17 क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आपके पास पूरे 17 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिला के इस प्रकार से हमारे 34 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने असर्शन रीजन है, या जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चन रहते हैं। अब इनको कैसे देखना है वही हम लोग करेंगे। चलिए सबसे पहला आपके पास स्टेटमेंट बेस है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द कंजम्पशन कर्व, इससे पता चल गया ये टॉपिक एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड है, ठीक है। कि कंजम्पशन कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व। पहले यहां तक देखते हैं, बात सही है। कंजम्पशन कर्व ऊपर की तरफ जाता है और बिल्कुल सीधा जाता है, बिल्कुल सही है। अपवर्ड स्लोपिंग होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है। ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, ये इसलिए ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि इनकम कंजम्पशन का रिलेशन डायरेक्ट है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता है, यहां तक ठीक है। एंड द अजम्पशन ऑफ कांस्टेंट एमपीसी, और हमारी जो एमपीसी है वो हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। जब हम कंजम्पशन के इक्वेशन लिखते हैं उसमें हमारी एमपीसी क्या रहती है, कांस्टेंट। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, करेक्ट है एकदम। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजम्पशन कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर। एडी और सी का कर्व हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहता है। एडी और सी का कर्व एक दूसरे के पैरेलल रहता है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। एडी और सी का कर्व हमेशा पैरेलल ही रहता है। स्टेटमेंट 2 भी ठीक है। इसका मतलब भाई दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कौन सा रहेगा हमारा आंसर, सी पार्ट, कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारे। ओके, owing to Russia-Ukraine crisis, the world is experiencing rising crude prices due to supply side issues. ओके, ये आपको पता ही है, रशिया यूक्रेन के पंगे चल रहे थे, ठीक है। जिस या इसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल सबको पता है, जिससे पेट्रोल डीजल ये सारे फ्यूल हमारे बनते हैं, उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उसके प्राइस बढ़ने की वजह से इन 4 में से क्या इंपैक्ट बिल्कुल सही है, इन 4 में से कौन सी चीज बिल्कुल करेक्ट है, और वो भी किसके रेफरेंस में बतानी है आपको, वो आपको बतानी है बीओपी के रेफरेंस में। बीओपी के रेफरेंस में इन 4 में से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आपको ये बताना है, ठीक है। सोच समझ के बताएंगे। पहला बीओपी के हिसाब से बताना है, प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन इंडिया विल राइज। इंडिया में कार का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। भाई बात चल रही है बीओपी, बीओपी के अंदर कार्स का प्रोडक्शन आता ही नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर वो सारी ट्रांजेक्शन आती है जो इंडिया करता है किसके साथ, फॉरेन कंट्री के साथ। यहां बात चल रही है कार्स के प्रोडक्शन की इंडिया में, ये बीओपी का पार्ट है ही नहीं। पहले तो ये कट कर दो भाई, इससे नाता नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ साइकिल इन इंडिया, भाई कार का प्रोडक्शन बढ़ रहा, साइकिल का प्रोडक्शन बढ़ रहा, इससे बीओपी को फर्क पड़ने वाला नहीं, ये बीओपी का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। बीओपी का पार्ट कौन कौन सा है, या तो इनफ्लो या फिर आउटफ्लो, ये 2 चीजें हो सकती हैं। अब यहां पर क्रूड ऑयल महंगे होते जा रहे हैं, महंगे होता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्रूड ऑयल हमेशा यूएस डॉलर में खरीदा जाता है। भले से गल्फ कंट्री से आ रहा हो, गल्फ कंट्रीज बहुत स्मार्ट है इस मामले में। उन्होंने क्या करा कि भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है, यूएस डॉलर है या नहीं, बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उन्हें डेवलपमेंट करना था, डेवलपमेंट करने के लिए उनको साथ चाहिए किसका, अमेरिका का। अमेरिका की करेंसी क्या, यूएस डॉलर। इसलिए उन्होंने अपना सारा तेल, क्रूड ऑयल जो है वो यूएस डॉलर में बेचना शुरू कर दिया। उनका करेंसी कुछ भी चले, दिरहम चले, दिनार चले, कुछ भी चले, लेकिन वो सारा तेल का पैसा किस में लेंगे, डॉलर में। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कमाई डॉलर में आएगी ना भाई, डॉलर के जो खर्चे हैं ना वो डॉलर की कमाई से ही पूरे हो सकते हैं, वो रुपए में या दिरहम इनमें पूरे होने वाले नहीं है। सीधी सी बात है, डॉलर के खर्चे अलग लेवल के हैं, समझ रहे, वो लोग के खर्चे अलग लेवल, तो कमाई भी किस में होनी चाहिए, डॉलर में। तो वो सारा किस में रिसीव करते हैं, डॉलर में। अब अगर क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है और हमें क्रूड ऑयल मंगाना है बाहर से, तो ये बताओ हमें डॉलर ज्यादा देने पड़ेंगे या कम देने पड़ेंगे, ज्यादा। ज्यादा का सोर्स क्या, इनफ्लो या आउटफ्लो, आउटफ्लो। इसका मतलब आउटफ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा। आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम इंडिया विल राइज, अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि सामान जो बाहर से आने वाला है वो क्या हो गया, महंगा हो गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन हमारा। डैश इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लैंडिंग पर्पस। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पैसा लेता है पैसा देने के लिए। अब सोचो एक बारी, कमर्शियल बैंक है, एलआईसी है, आरबीआई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाई देखो सरकार तो ऐसा नहीं करती, एलआईसी भी ऐसा नहीं करता, आरबीआई तो डील ही नहीं करता पब्लिक के साथ। ये कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन ही है। कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग। ये डेफिनेशन ही है उसकी, कमर्शियल बैंक की। बैंक पैसा लेता है पैसा देने के लिए, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ रहा है। अगेन हमारे स्टेटमेंट पे क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस बाय इंडिया विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ, ओके, करंट अकाउंट की, बीओपी की बात चल रही है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्रेडिट साइड में नोट होता है करंट अकाउंट के। सच है या गलत है? देखो बीओपी को अपने दिमाग में लेकर आओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, उसके दो साइड है, एक क्रेडिट साइड है, एक डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड में वो सारी चीजें आती है जिससे पैसा आता है, और डेबिट साइड में वो सारी चीजें आती है जिससे पैसा जाता है। ठीक है, ये बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने से पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट, पैसा आएगा, बिल्कुल पैसा आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेटमेंट 2, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। एफडीआई, फॉरेन से अगर पैसा आता है, एफडीआई समझते हैं सभी लोग, फॉरेन वाले इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पैसा आएगा या पैसा जाएगा? पैसा आएगा, जाएगा, आएगा। और आने वाला पैसा हमेशा कहां नोट होता है? क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब ये एफडीआई, एफडीआई हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। किसका पार्ट है? कैपिटल अकाउंट का। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सारा तो है करंट अकाउंट का पार्ट, जबकि जो इन्वेस्टमेंट है वो किसका पार्ट है? कैपिटल अकाउंट का। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। तो सही आंसर कौन सा रहेगा? सी पार्ट, कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब है करंट अकाउंट के पार्ट, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है जिससे एसेट लायबिलिटी को फर्क पड़े, वो सारे के सारे किसका पार्ट है? कैपिटल अकाउंट का। ये ध्यान रख के चलना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। अब इसमें ऑप्शन में भी है हमारे सामने, तो हम दोनों को देख सकते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। पहले ऊपर वाला देख लेते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या स्टॉक कंसेप्ट है? नेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या है? फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच की नापी जाती है। तो भाई स्टेटमेंट फर्स्ट तो गलत हो गया। ठीक है, कैपिटल इज अ फ्लो कंसेप्ट। कैपिटल, अब एक बिजनेस में लगाया जाने वाला पैसा कैपिटल कहलाता है। आप उसमें जितना मर्जी पैसा डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, वो क्या कहलाएगा? कैपिटल ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैपिटल। वो चेंज नहीं हो जाएगा कभी भी। कैपिटल की डेफिनेशन में ये नहीं लिखा होगा कि एक साल में बिजनेस में जो पैसा डाला जाता है उसको कैपिटल कहते हैं। जब तक बिजनेस चल रहा है, जितना पैसा उस बिजनेस के अंदर डालोगे वो सब क्या है? कैपिटल। तो इसका मतलब है कैपिटल हमारा कौन सा कंसेप्ट है? स्टॉक कंसेप्ट। यहां दे रखा है फ्लो, ये भी गलत है। तो कौन सा आएगा? डी पार्ट, कि दोनों स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। गलती क्या है? ये स्टॉक दे रखा है जबकि क्या है? फ्लो, और ये फ्लो दे रखा है जबकि क्या है? स्टॉक। तो ये उल्टा दे रखा था, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। नीचे वाला पार्ट आसान है, इजी है अपना, वो जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे सारे के सारे। आपके सामने यहाँ पर एक पिक्चर से रिप्रेजेंट हो रखी है और उसमें अलग अलग फेजेस हैं। आपको बताना है फर्स्ट पे क्या आएगा, सेकंड पे आएगा, थर्ड पे आएगा। देखो सेकंड पे कोई फेज आने वाला है। ठीक है, हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेजेस हैं। कितने फेजेस? 3। पहला जनरेशन फेज, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और तीसरा डिस्पोजिशन फेज। जनरेशन आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो ये क्या है? डिस्पोजिशन। पक्की बात है डिस्पोजिशन होगा। अब देखो यहां पर सेकंड में डिस्पोजिशन कहां लिखा हुआ? सी पार्ट। इसका मतलब इसका आंसर डेफिनेटली क्या होने वाला है? सी पार्ट। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। यहां पे आएगा डिस्पोजिशन फेज। ठीक है, उसके हिसाब से यहां पे अपने आप क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये? ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम लोग आंसर्स को आइडेंटिफाई करना चाहें तो बहुत इजीली कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सिंपल है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की वैल्यू 4 है, ऑटोनोमस कंजम्पशन 30 है, कंजम्पशन फंक्शन बनाना है। क्या बनाना है? कंजम्पशन फंक्शन का आपको सी की इक्वेशन बनानी है, होती है सी बार प्लस बी वाई। क्या इक्वेशन बनेगी अभी? सी बार कितना है? दे रखा है ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है? 30। चलो जी लिख दिया, वाई का वाई भी लिख दिया। अब सवाल है बी की वैल्यू क्या है? बी मतलब एमपीसी, बी मतलब एमपीसी। ठीक है, क्या मल्टीप्लायर का एमपीसी के साथ कोई रिलेशन है? सोचो एक बार, दिमाग में लेकर आओ। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें मल्टीप्लायर और एमपीसी का रिलेशन हो? बिल्कुल है एक फॉर्मूला हमारे पास, कि K इक्वल्स टू 1/MPS। ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, और एमपीएस और एमपीसी का रिलेशन होता है कि एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू मिला के कितना आता है? हमेशा 1 आता है। इसका मतलब फॉर्मूला तो है हमारे पास। ठीक है, पहले एमपीएस निकाल दो। K की वैल्यू कितनी है? 4, 1/MPS। एमपीएस होता चला गया, दैट इज 1/4 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.25।
अगर एमपीएस 0.25 है और एमपीसी प्लस एमपीएस मिला के कितना आता है हमेशा 1, तो कितना बचेगा भाई हमारा? बिल्कुल सही, 0.75 बचेगा हमारा, ये माइनस हो जाएगा तो एमपीसी की वैल्यू आएगी 0.75। ठीक है, इसका ना यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 0.75y। ठीक है, तो ये हमारी कंजम्पशन की इक्वेशन बनेगी 30 प्लस 0.75y। एमसीक्यू है, अभी नीचे आंसर दे रखे होंगे, तो देखो पहचानो भाई कौन सा सही है। 30 प्लस 0.75y, 30 प्लस ए, तो ये हमारा इसका आंसर है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो मल्टीप्लायर के फॉर्मूला पता होना चाहिए। मल्टीप्लायर के हमारे मैक्सिमम 3 फॉर्मूलाज हैं, 3 से ऊपर नहीं है। 3 के 3 फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला है k इक्वल्स टू 1/MPS। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। बात एक ही है, क्यों? MPS का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस MPC, तो क्या बचेगा? MPS। और एक फॉर्मूला हमारा और है कि k इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। इसके अलावा k का फॉर्मूला ही नहीं है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ही कोई नहीं है, 3 ही है फॉर्मूला मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंजम्पशन, आपको एमपीएस की वैल्यू निकालनी है। ये कहना चाह रहे हैं इंक्रीज इन नेशनल इनकम मतलब डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी, और एमपीएस की वैल्यू निकालनी है। अगर जितना कमा रहे हो एक्स्ट्रा वो सारा का सारा कंज्यूम कर लोगे तो बचाओगे क्या एक्स्ट्रा? ये बताओ क्या बचेगा? 0। आपने इस महीने 500 रुपए एक्स्ट्रा कमाए और वो 500 के 500 क्या कर लिए? कंज्यूम। तो इस महीना आपने कितना सेव करा एक्स्ट्रा? 0। अगर सेविंग 0 हो गई, हमारा डेल्टा एस 0 हो गया, तो एमपीएस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। अगर इस महीने कुछ बचाया नहीं तो एमपीएस भी कितना होगा? 0। तो आंसर क्या आएगा? इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये कोई डाउट है किसी को? एमपीएस का फॉर्मूला अगर जानना चाहते हो, एमपीएस का फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस की वैल्यू होगी 0, 0 अपॉन कुछ भी लिख लो, आएगा क्या? 0। टेंशन ही खत्म होगी हमारी। क्लियर होगी बात? ये कोई डाउट? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीज। मनी सप्लाई कब कब बढ़ सकती है? मनी सप्लाई कब कब बढ़ेगी? पहला, जब आरबीआई ज्यादा पैसा लाएगा सर्कुलेशन में। बताओ अभी मनी सप्लाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? आरबीआई नोट छापा जा रहा है, छापे जा रहा है, छापे जा रहा है, मनी सप्लाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा, कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा कर रहा है। कमर्शियल बैंक उधार बांटे जा रहा है, बांटे जा रहा है, बांटे जा रहा है, मनी सप्लाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तीसरा, टैक्स रेट कम होता जा रहा है, सरकार ने टैक्स रेट ही कम कर दिया, इनकम टैक्स कम, तो लोगों के पास पैसा बचेगा ज्यादा, तो मनी सप्लाई भी क्या होगी? ज्यादा। और फोर्थ में, आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा दिया। जब बैंक रेट बढ़ता है तो लैंडिंग रेट बढ़ जाता है, पब्लिक को लोन महंगा मिलता है, पब्लिक लोन नहीं लेती, इससे तो मनी सप्लाई कम होती है। इसका मतलब शुरू के 3 पॉइंट से मनी सप्लाई बढ़ रही है, लास्ट वाले से घट रही है। उन्होंने कहा था बढ़ाने वाली बात, तो कौन कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है। इसका मतलब ए पार्ट हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? ठीक है, ओके। अगला सवाल हमारे सामने, एक इमेजिनरी इकोनॉमी है हमारी। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है। आपसे पूछ रहे हैं कि 2010 और 2020 के इस पीरियड के बीच में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट माना जाएगा? सबसे पहला, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, निकाल लो भाई बीओटी कितना कितना है, बताओ भाई। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को माइनस करो, 280 में से 240 का कितना बचेगा? 40। 580 में से 460 का कितना बचेगा? 120, 120। ठीक है, अब इसके हिसाब से हमारा बीओटी क्या हुआ? अच्छा हुआ बुरा हुआ? पहले बताओ। बीओटी पहले 40 था, अब कितना हो गया? 120। अच्छा हुआ बुरा हुआ? अच्छा हो गया, तो डेट्स गुड। ठीक है, अब इस हिसाब से क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव हुआ है? वैसे हुआ तो है हमारा। ठीक है, दूसरा, ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है डिफरेंस, ट्रेड डेफिसिट का मतलब है अपोजिट, जिसमें इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो, उसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, तो ट्रेड डेफिसिट हमारा जो है वो पूछ रहे हैं बढ़ गया? नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है हमारा। ठीक है, थर्ड वाले में इंप्रूवमेंट इन बैलेंस इन इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, इनविजिबल आइटम की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, बात चल रही है किसकी? विजिबल की। फोर्थ, डेटोरेशन ऑफ बैलेंस ऑफ रेट। डेटोरेशन मींस खराब हो जाना, बैलेंस ऑफ रेट खराब हो गया। खराब नहीं हुआ भाई, क्या हुआ है?
अच्छा हुआ है हमारे। देखो वैसे भी इसमें पॉजिटिव बात तो है ना यार, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ गए। क्या बढ़ गए हमारे एक्सपोर्ट? अगर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो हमारे लिए अच्छा है बुरा है? अच्छा, ये इसमें तो बुरी बात है ही नहीं। इसका मतलब इसका आंसर क्या है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा क्या हो गया? इंप्रूव हो गया। एंड दिस इज गुड फॉर अस एज वेल एज फॉर आवर इकोनॉमी। एनी डाउट? नेक्स्ट, यहां पर आपके सामने थोड़ा सा और इसी और वाला ऑप्शन है। इसमें आपको करंट अकाउंट की वैल्यू है, विजिबल ये, इनविजिबल इंपोर्ट ये, इनविजिबल ये और करंट बैलेंस, काफी कुछ दे रखा है। और आपसे पूछने हैं क्या? कुछ चीज पूछ रहे हैं आपसे। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट विल बी डैश। बताओ भाई, पहले तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, डेफिसिट होगा, और कितना सरप्लस कितना डेफिसिट होगा। क्या पूछे? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। क्या? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। चलो देखते हैं भाई, करंट अकाउंट के अंदर आता क्या क्या है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एक तरफ, क्रेडिट साइड डेबिट साइड पूरा कर लो। क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है? पहले क्रेडिट साइड निकाल लेता हूं। एक्सपोर्ट 100 रुपए, एक्सपोर्ट की सर्विस, हाँ इनविजिबल मींस 70 रुपए ये, ठीक है। और नेट करेंट ट्रांसफर बैलेंस में ये सेटल हो चुका है और पॉजिटिव है, मतलब ये भी इसी का पार्ट है। सेटल होने के बाद 15 रुपए ये है, ठीक है। डेबिट साइड में आ जाओ। डेबिट साइड में क्या कहता है? इंपोर्ट कितना? 150 रुपए का, प्लस इंपोर्ट सर्विस का कितना भाई? 30। बताओ भाई टोटल, इधर 185 और इधर 180, कितना बचा? 5 रुपए। पॉजिटिव है नेगेटिव है? मतलब सरप्लस है। पॉजिटिव मीन्स क्या है? सरप्लस। और कितना रुपए का सरप्लस है? 5 रुपए का। काफी है, मतलब सारी फिगर करोड़ में है तो उस हिसाब से है। तो 5 तो सरप्लस, और कितने का सरप्लस? 5 का। भी हमारा करेक्ट आंसर। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, जो मैंने बताया आपको सैम्पल पेपर में है अपना, ये हमारे बहुत सारे कंसेप्ट्स को घुमा रहे हैं। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, और क्यों नहीं आ सकता। मैं मानता हूं यहां पर इन्होंने इसकी वैल्यू बहुत कम कम लगा रखी है, एक एक मार्क के एमसीक्यू में दे रखा है, जबकि ये क्वेश्चन आराम से 3-3 नंबर तक डिजर्विंग है। लेकिन अगर ये 1 नंबर में आ गए तो भैया 20 मार्क के एमसीक्यू तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बाकी सब तो पेपर में इतनी दिक्कत आती नहीं। पंगा किसका? एमसीक्यूज़ का। और जो टॉपर है उसके सारे एमसीक्यूज़ तो करेक्ट होने ही होने हैं, तभी तो 80 में से 80 आएंगे। इसलिए मेहनत उस हिसाब से करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। सो अच्छे क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अभी फिलहाल इसके बाद जैसे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होंगे ना, जल्दी जल्दी चलेगा काम। आपको क्या अच्छा ये वाला हमें बताइए, ये कंसेप्ट हमें पता है, आपके सामने होगा वही। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन। ध्यान से सुनेंगे। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। यहां पे जरा ध्यान दें। पहले तो एक्सपोस्ट वर्ड का मतलब क्या है? एक्सेंट और एक्सपोस्ट 2 वर्ड समझाए थे। एक एक्सेंट का मतलब होता है प्लान्ड और एक्सपोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल। ये कह रहे हैं एक्सपोस्ट का मतलब प्लान्ड होता है, इसका मतलब इनका असर्शन ही रॉन्ग है। मैं आगे पढ़ूं कि ये बताओ, इन्होंने गलती कर दी, इन्होंने गलती करी, मैंने क्रॉस लगा दिया, इनकी बात गलत है। एक्सेंट वर्ड का मतलब भी क्या है? प्लान्ड। ये कह रहे हैं एक्सपोस्ट का मतलब क्या है? प्लान्ड। इसका मतलब इन्होंने स्टेटमेंट क्या दे दिया? गलत। अब रीजन एक बार देख लेते हैं, रीजन में क्या लिखा गया, ठीक है। रीजन है एट इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल पे एक्स एंड सेविंग, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट बराबर होती है। मतलब प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होती है। इक्विलिब्रियम लेवल पे आपको पता है, इक्विलिब्रियम लेवल की 2 कंडीशन है, या तो एडी और एस इक्वल होंगे या फिर एस और आई इक्वल होंगे। ये कह रहे हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं इक्विलिब्रियम लेवल पे। होता है? बिल्कुल होता है। इक्विलिब्रियम लेवल पर या तो एडी एस इक्वल होंगे या फिर एस और आई इक्वल होंगे। इन दो में से जो सिचुएशन मिलेगी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। रीजन करेक्ट है हमारा, रीजन में कोई कमी नहीं। पंगा किस में है? असर्शन है। तो असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तो कौन सा आंसर रहेगा? डी पार्ट, ठीक है। और फाइनली इसका लास्ट एमसीक्यू, उसके बाद हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। देखते हैं एक बारी। असर्शन में सेविंग कर्व मेक्स नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस एट 0 लेवल ऑफ इनकम। सेविंग कर्व नेगेटिव होता है, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस पर 0 लेवल ऑफ इनकम पर। और रीजन क्या रखा है? सेविंग फंक्शन रेफर्स टू फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। सेविंग फंक्शन सेविंग और इनकम का रिलेशन होता है, ये तो ठीक है, रीजन तो क्या अपना। अब असर्शन पहचानो। सेविंग कर्व नेगेटिव होता है और वर्टिकल एक्सिस पर होता है। वर्टिकल एक्सिस कौन सी होती है हमारी? वाई एक्सिस। कौन सी? वाई एक्सिस। ये कहना चाह रहे हैं सेविंग कर्व वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। बात तो सही है, ट्रू, ठीक है। असर्शन तो करेक्ट है अपना, ठीक है।
अब सवाल यह आता है कि असर्शन रीजन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके चल रहे हैं, ये बताओ। ये कहना सेविंग का नेगेटिव से स्टार्ट होता है, मैंने मान लिया, और इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि सेविंग फंक्शन इनकम और सेविंग का रिलेशन होता है। तो रीजन तो भैया मैच नहीं हो पा रहा। वाई एक्सिस से इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि सेविंग्स जीरो लेवल पे क्या होती है, नेगेटिव होती है। रीजन क्या होना चाहिए था, सेविंग क्या होती है, नेगेटिव, इसलिए कहां से स्टार्ट होती है, वाई एक्सिस से। रीजन में कुछ और ही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले असर्शन को मैच नहीं कर पा रहा हूं। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, बी पार्ट, कि असर्शन रीजन दोनों सच हैं लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दूर दूर तक नहीं करते। देखो असर्शन रीजन को करने का एक सबसे आसान तरीका पता क्या है, आप कुछ ना करो, असर्शन पढ़ो और इसको कंटिन्यूएशन में पढ़ते पढ़ते यहां पे बिकॉज वर्ड लगा दो और बिकॉज के बाद इसको पढ़ लो। अगर बिकॉज के बाद उसको पढ़ने पर आपको लग रहा है कि हाँ यार ये बात कुछ कुछ ठीक लग रही है, रिलेट हो रही है, तो इसका मतलब है आंसर है ए। ठीक है, समझ आ गई बात। और अगर लग रहा है कि नहीं यार बिकॉज वाला रीजन ही कुछ गलत है, उसमें कुछ पंगा है, या फिर उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करके चल रहा, तो फिर हमारे बाकी ऑप्शन हो सकते हैं। तो बिकॉज वर्ड का यूज करो, अपने आप तुम्हें असर्शन रीजन के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। कोई डाउट? चलिए अब शुरू करते हैं हमारे बड़े क्वेश्चन आगे। पहला सवाल 3 नंबर का आपके सामने, चैप्टर का नाम नेशनल इनकम। पहला 3 नंबर नेशनल इनकम का क्वेश्चन। ठीक है, आपसे पूछा गया है, आपको निकालना है एनडीपी एमपी। क्या निकालना है? ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, वैल्यू एडेड मेथड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ए और बी वाले क्वेश्चन हमने काफी करे भी थे, वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बारी। देखो पूरी इकोनॉमी में 2 फर्म्स हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ठीक है, ए ने 2000 का माल बेचा है बी को, ठीक है, और परचेज करा है 1000 का माल। ठीक है, सो सबसे पहले वैल्यू एडेड निकालता हूं ए का। क्या होता है फॉर्मूला वैल्यू एडेड का? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमेट कंजम्पशन। यहां सेल्स और इंटरमेट कंजम्पशन ही, और तो कुछ है नहीं। सेल्स कितनी है भाई? 2000 रुपए की, और परचेज कितने की है? 1000 रुपए की। इसके अलावा ए का कुछ नहीं रखा, सेल 2000 की और परचेज कितने की? 1000 की। पहले स्टेटमेंट पढ़ के देखो, क्या ए की स्टेटमेंट तुम्हें क्लियर हो गई कि ए ने पूरे 2000 का माल बेचा है बी को और परचेज करा है पूरे 1000 रुपए का माल। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर? ठीक है, तो भाई सेल 2000 की, परचेज 1000 की, वैल्यू एडेड आ गया कितना? 1000 रुपए वैल्यू एडेड आ गया किसका? ए का। ठीक है, चलिए अब वैल्यू एडेड निकालते हैं बी का। जहां निकालता हूं नीचे, बी ने देखते हैं कितने कितने का सेल्स करी है। आगे लिखा गया फर्म बी एक्सपोर्टेड 2000 रुपए का एक्सपोर्ट करा है, सॉरी 2500 रुपए का, और डोमेस्टिक सेल करी है 1500 रुपए की। तो कितने की सेल होगी टोटल? इंडिया में बेचा 1500 का माल, फॉरेन में बेचा 2500 का माल, 4000 रुपए। दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, 4000। क्या यहां पर बी ने कुछ परचेज करा था? परचेजेस है बी की? बिल्कुल है। कितने की है? 2000 की। सबसे पहले दे रखा था, कितना बचा? 2000। ठीक है, 2000 हमारा वैल्यू एडेड है किसका? बी का। आगे कह रहे हैं आपको निकालना है एनडीपी एमपी। क्या निकालना है? एनडीपी एमपी। अगर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये कंजम्पशन फिक्स कैपिटल क्या है? डेप्रिसिएशन। कितना है? 200 रुपए। ठीक है, चलो सबसे पहले जीडीपी एमपी निकाल लो। इसका 1000 का कंट्रीब्यूशन और बी का कंट्रीब्यूशन 2000 का, कितना आ गया? 3000। ठीक है, एनडीपी एमपी का फॉर्मूला आपको पता ही है, जीडीपी एमपी माइनस दैट इज 3000 माइनस 200, कितना आ गया? 2800 रुपये। यही हमारा आंसर है। 2800 हमारा एक्यूरेट आंसर रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ध्यान रख के चलेंगे, 2800 हमारा एक्यूरेट आंसर रहने वाला है। अगला डायरेक्ट क्वेश्चन, हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड अंडर फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट। अब ये फ्री मार्केट वाला कौन सा है? फ्री मार्केट वो जिसमें कोई लिमिट नहीं है, और लिमिट ना होने वाला सिर्फ एक है, उसका नाम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल में रेट कैसे निकलता है? मार्केट फोर्सेस से निकलता है। इसकी टेबल शेड्यूल आपको पता है, कर्व आपको पता है, बहुत ही सिंपल है। 1 नंबर का मीनिंग है, 1 नंबर का शेड्यूल है, और 1 नंबर का कर्व है। 3 नंबर के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट है, 3 में से 3 बहुत इजीली मिल जाएंगे। दूसरा डिफरेंस में वो क्वेश्चन आ गया जो कि इंपॉर्टेंट ऑलरेडी है, कि ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग में फर्क क्या है। ऑटोनोमस वो हैं जो प्रॉफिट मोटिव से होती हैं, एकोमोडेटिंग वो हैं जो बैलेंसिंग मोटिव से होती हैं। ऑटोनोमस का नाम है अबव द लाइन आइटम और एकोमोडेटिंग का नाम है बिलो द लाइन आइटम। ऑटोनोमस परफॉर्म करी जाती है प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा, और एकोमोडेटिंग परफॉर्म करी जाती है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो हमारे बहुत डायरेक्ट हैं और बहुत सिंपल है,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखवाया भी हुआ आपको, इसको आप बहुत इजीली कर लेंगे यार। चलिए अगले वाला आपका फाइनली नेशनल इनकम नहीं, एग्रीगेट डिमांड का एक न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। इन एन इकोनॉमी प्लान्स टू इंक्रीज इनकम बाय 2000 करोड़, ठीक है, मुझे अपने देश की इनकम को 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाना है, ठीक है। एमपीसी 75% है, आपको बनाना है डेल्टा आई कितना होगा, ठीक है, डेल्टा वाई की वैल्यू दे दी, डेल्टा आई की वैल्यू निकालनी है और एमपीसी आपके पास है, ठीक है, किसका एमपीसी, क्या मैं एमपीसी, अब देखो यहां पर डेल्टा वाई और डेल्टा आई का रिलेशन आता है के में, अब के तो मेरे पास है नहीं क्वेश्चन में, क्या के का कोई रिलेशन एमपीसी के साथ है, अभी फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, के का एक रिलेशन है, तो के इक्वल्स टू 1/MPS। अगर एमपीसी 75% है तो एमपीएस कितना होगा 25%। इसमें किसी को डाउट, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 1 और परसेंटेज में 100%, तो सीधा लिख सकता हूँ 1/MPS 25% है, परसेंटेज हटा के इंटू 100 कितना आ गया 4, के की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। अब इसके हिसाब से चलो, के की वैल्यू 4 है हमारे पास, 4 इक्वल्स टू डेल्टा वाई हमारे पास कितना है 2000 अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा इधर 4 नीचे आ गया, तो डेल्टा आई की वैल्यू आ गई 2000/4, मतलब कितना 500, ठीक है। तो आंसर कितना 500 करोड़, खत्म। कितने नंबर का है 4 नंबर का। मुश्किल है या आसान है, कितने सेकंड लगे उन करने में, 1 मिनट ज़्यादा था, 1 मिनट के अंदर 4 नंबर मिल गए, तो फायदा है नुकसान है, फायदा है, फायदा, क्लियर। हाँ एक ये भी बात है कि 1 मिनट के अंदर 4 नंबर गवा भी दे किसी ने, ये भी हो सकता है, तो फिलहाल तो पानी के ऊपर फोकस करो, ठीक है। चलिए एक और, अब अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना अच्छे से। चलिए क्वेश्चन है, पहले तो पूछा है आइडेंटिफाई एंड लाइक द कॉज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज बिहाइंड द टाइप ऑफ एक्शन प्लान ऑफ आरबीआई। आरबीआई ने कोई एक्शन लिया है, अब आरबीआई एक्शन कैसे कैसे लेता है, आरबीआई एक्शन लेता है अपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। आरबीआई एक्शन कैसे लेगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। अब यहां देखते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान से पढ़ना, एक इंस्ट्रूमेंट यहां छुपा हुआ है और 4 नंबर के अंदर है वो इंस्ट्रूमेंट। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एज पर द फॉलोइंग न्यूज पब्लिश इन द इकोनॉमिक टाइम्स ऑन 26 December 2021, RBI has sold government securities worth rupees 8,710 crore in the secondary market over the last 4 weeks to drain out excessive liquidity. अब ये क्या बीमारी है, ड्रेन आउट एक्सेसिव लिक्विडिटी का मींस लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा था, उसको ड्रेन करना, खींचना है। पैसा खींचने के लिए आरबीआई ने सिक्योरिटीज बेची है इसको पब्लिक को। तो ये कौन सा पॉइंट है जिसमें सिक्योरिटीज से डीलिंग चलती है, इस पॉइंट का नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या नाम है, आपको इस पॉइंट के अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशन को पूरा एक्सप्लेन करना है, 4 नंबर के अंदर। ये पूछ रहे हैं भाई कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इन्फ्लेशन कम करने के लिए करा हमने, क्या है एक्शन प्लान, हमने बता दिया ओपन मार्केट ऑपरेशन एक्शन प्लान है हमारा, इसको एक्सप्लेन करना है पूरा। इन्फ्लेशन के टाइम पे ओपन मार्केट ऑपरेशन आप कैसे यूज करते हो, आप एक्सप्लेन करोगे, 4 में से 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। 1 नंबर पहचानने का इसके अंदर, बाकी 3 नंबर एक्सप्लेनेशन के। मुश्किल तो नहीं है, क्लियर, पहचान लिया था सभी ने। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलो अच्छा ये बताओ, अगर 15 वाला क्वेश्चन आता है तो आप में से कितने ऐसे हैं जो ऊपर वाला पार्ट करेंगे, कितने हैं जो नीचे वाला, दोनों पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, बाद में टेम्प के बारे में सोचेंगे। पहले नीचे वाला पढ़े ऊपर वाला पढ़े, चलो ऊपर वाला। ओके, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, डिस्कस विद द रेलेवेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का कोई फंक्शन है यहाँ पर, सेंट्रल बैंक के बड़े सारे फंक्शन हमारे, इश्यू ऑफ करेंसी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, ऐसे करके बड़े सारे फंक्शन है, उनमें से देखना कौन सा फंक्शन है। पढ़ते हैं एक बारी। Recently, RBI conducted a statutory inspection of supervisory evaluation against commercial bank. The commercial bank was imposed with a stringent penalties owing to deficiency in regulation compliances. As per the central bank, the inspection revealed non-compliance vice a different direction issued by the RBI in front of ATM card fraud, ensuring integrity and quality of data, loan to small borrower. इन सब चीजों पर RBI ने इंस्पेक्शन करा और इंस्पेक्शन में कमर्शियल बैंक के पंगे चले और जिसकी वजह से उनको पर क्या लगाएगा, पेनल्टी लगाएगी, ठीक है। अब आरबीआई किस फंक्शन के अकॉर्डिंग सारी रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन को बना के सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक के ऊपर अप्लाई करता है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें सारे कमर्शियल बैंक का जिम्मेदार आरबीआई है,
कौन सा है वो फंक्शन जिसमें सारे कमर्शियल बैंक को चलाना, उनकी फंक्शनिंग के ऊपर नजर रखना, उन्हें सही से रेगुलेट करना, उनके रूल्स बनाने की जिम्मेदारी आरबीआई को दी गई है। इस फंक्शन का नाम है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। कौन सा है? बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। सारे बैंकों का बैंक आरबीआई है और सुपरवाइजर भी उनकी सारी निगरानी के ऊपर नजर रखता है कि वो सही से काम कर रहे, नहीं कर रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। ये सब जिम्मेदारी किसको दी गई है? आरबीआई को। इस पॉइंट का नाम है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। ठीक है, अब बी वाला पार्ट देखते हैं। भाई बी पार्ट में है रिवर्स रेपो रेट एंड क्रेडिट क्रिएशन इनवर्सली रिलेटेड है। क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रोसेस है हमारी और रिवर्स रेपो रेट उल्टे चलते हैं। जैसे जैसे रिवर्स रेपो रेट कम होगा क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगी और रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी। क्या ये बात सच है या नहीं है? ये बात बिल्कुल सच है। आप फॉर्मूला लिख के देख लो, आपको पता चल जाएगा। क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या था? क्रेडिट क्रिएशन इक्वल्स टू 1/LRR। ये कहना चाह रहे हैं कि रिवर्स रेपो रेट जो हमारे लीगल रिजर्व रेशियो है और क्रेडिट क्रिएशन ये इनवर्सली रिलेटेड है। फॉर्मूले में इनवर्सली है, डायरेक्टली बताना चला, ये इनवर्स है। इनवर्स तो है ही अपना। आपको इस बात को प्रूफ करना है और कैसे करना है प्रूफ? एग्जांपल के साथ। अब करोगे ऐसे, देखो बहुत सिंपल है न्यूमेरिकल एग्जांपल। आप क्या करो, आप प्रूफ करो कि जब एलआरआर कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगी। जब एलआरआर क्या होगा? कम, तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगी। कैसे करें? इमेजिन दो सिचुएशन लेके चलनी पड़ेगी। फर्स्ट सिचुएशन में आप मान के चलो कि एलआरआर हो गया हमारा कितना? 5% और दूसरी सिचुएशन में एलआरआर हो गया हमारा कितना? 10%। दोनों के बारे में आप क्या निकालोगे? क्रेडिट क्रिएशन। फर्स्ट वाले केस में क्रेडिट क्रिएशन आएगी 20 टाइम्स। कितने आएगी? और सेकंड केस में आएगी 10 टाइम्स। अब ये बताओ कि जब एलआरआर बढ़ा तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगी? बढ़ गई, कम होगी? कम होगी। फॉर्मूला पता है सभी को, निकाल के देख पाएंगे सभी लोग। ये दो एग्जांपल आपको देने होंगे, इमेजिन करना पड़ेगा और ये रिलेशन प्रूफ हो जाएगा आपका। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इनिशियल डिपॉजिट कुछ भी ले लो, नहीं लोगे तब भी चल जाएगा। टेबल बनानी बना लो, नहीं बनानी फॉर्मूला लिख दो, सिर्फ फॉर्मूले से प्रूफ कर दो तब भी प्रूफ हो जाएगा। फॉर्मूला से भी हमारा प्रूफ हो सकता है, टेबल बनाने की जरूरत नहीं। और बनाना चाहो 2 टेबल बना लो। इनिशियल डिपॉजिट सेम रखना, चेंज क्या करना है? सिर्फ एलआरआर चेंज करना है। क्लियर होगी बात ये? ठीक है, एलआरआर जैसे ही चेंज करोगे रिजल्ट में चेंज आ जाएगा अपने आप। ठीक है, ओके। अगला हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है डिफाइन जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या है भाई? किस किसने ये पढ़ रखा है जीडीपी डिफ्लेटर? ये एक टॉपिक का नाम है, वो टॉपिक सबको पता है, लेकिन बस उसका एक और नाम जीडीपी डिफ्लेटर है। कौन सा टॉपिक है ये टॉपिक का नाम है प्राइस इंडेक्स। और ये कुछ नहीं है, प्राइस इंडेक्स वही वाला टॉपिक है जिसका फॉर्मूला लिखवा रखा है आप लोगों को, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। किस किस को ये फॉर्मूला कुछ कुछ याद आ रहा है कि हाँ एक फॉर्मूला है हमारा? ये फॉर्मूला कुछ और नहीं है, प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है। उसी प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम जीडीपी डिफ्लेटर है। क्या है? बस नाम दूसरा है, कंसेप्ट वही है। सेकंड पार्ट में 2 प्रिकॉशन बतानी है एक्सपेंडिचर मेथड की। एक्सपेंडिचर मेथड जब भी अप्लाई करें 2 प्रिकॉशन आपको सोच समझ के चलनी पड़ेगी। पहला, सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू है, सेकंड हैंड गुड्स पर किया हुआ खर्चा कभी नेशनल इनकम में नहीं आएगा। दूसरा, जितने भी हमारे इंटरमीडिएट गुड्स पे खर्चा है वो भी कभी नेशनल इनकम में नहीं आएगा, उनकी वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूड हो चुकी है। बाकी कोई प्रिकॉशन देना चाहे दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलिए अगला, आपके सामने कोई ट्रेंड कंपेयर करना है। अच्छा यहाँ पे चलो इजी हो गया क्वेश्चन आपके लिए। मैं कहता हूँ बी वाला पार्ट आसान है, ऊपर वाले से बी वाला पार्ट आसान है। कितना को लगता है बात सही है? बी वाले पार्ट में आपको रिवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट में डिफरेंस देना है, आरआर सीआर में डिफरेंस। आसान या मुश्किल? सबको आता है? क्या है बताओ? कैपिटल रिसिप्ट वो रिसीट जो कैपिटल रिसीट वो रिसीट जो या तो लायबिलिटी बढ़ा दे या एसेट घटा दे, और रिवेन्यू रिसीट वो रिसीट जो ना तो लायबिलिटी बढ़ाएगी ना एसेट घटाएगी। एग्जांपल आपको पता है, एग्जांपल रिवेन्यू में हमारा टैक्स वाला दे दो और कैपिटल में आप कुछ भी दे दो, बोरोइंग्स दे दो, लैंडिंग दे दो, सब इन्वेस्टमेंट वगैरह सब चल जाता है। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है ऑलरेडी बता चुका हूं। इस चैप्टर का बहुत अच्छा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है और आने के चांसेस रहेंगे हमारा। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो डायरेक्टली इंपोज करा जाएगा और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो इनडायरेक्टली इंपोज करा जाएगा। कितना बड़ा डिफरेंस है देखो। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट का जीएसटी। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कभी शिफ्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट का बर्डन शिफ्ट हो सकता है। 3 नंबर का 3 पॉइंट बहुत है, इससे ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा मैक्रो का पार्ट आ गया, पूरा पूरा खत्म हो गया इसमें।
ठीक है, ऊपर वाला भी इजी है, एलोकेशन भी सोर्स आप बता सकते हैं, बाकी यहाँ कंपेयर करके आपको बताना पड़ेगा कितना कितना है, तो कंपैरिजन वाला, ये जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये लगते आसान है, बल्कि मैं कहूंगा डायरेक्ट वाले अपने अटेम्प्ट कर लो, वो ज्यादा सही रहते हैं। चलो डेवलपमेंट पर आते हैं। क्या लगा मैक्रो का, जितनी मैक्रो हमने करी उसमें से कितनी मैक्रो हार्ड वाली कैटेगरी में थी? लगभग कितना परसेंट लेके चले? 30% हार्ड की कैटेगरी, 70 नॉर्मल में लेके चले कि भाई 70% ठीक था। वो अभी हमारी तैयारी अभी उस लेवल तक नहीं हो, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन काफी हद तक डायरेक्ट थे, हमने इनके बारे में कुछ कुछ पढ़ रखा है, और अगर हम थोड़ा सा और इनके ऊपर मेहनत करें तो हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं डेवलपमेंट के अंदर। अब ये बताओ डेवलपमेंट में दो तरीके हैं। पहला तरीका तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को टारगेट करा जाए जो आप बहुत इजीली कर सकते हो, मतलब पेपर शुरू करो लास्ट से, लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करो पहले। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन क्योंकि डायरेक्ट आते हैं मैक्सिमम, तो उनमें टेंशन नहीं रहती, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, दिमाग पे स्ट्रेस नहीं लेनी पड़ेगी, एमसीक्यू में दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। ठीक है, और दूसरा तरीका है कि चलो भाई स्टार्टिंग से करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो क्या करना सही है? जो होगा देखा जाएगा। चलो फिर जो होगा देखा जाएगा। चलिए पहला ओके क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द एडवर्स, एडवर्स मतलब खराब, बुरा, ब्रिटिशर्स का बुरा इंपैक्ट इंडिया में क्या था? बुरा, अच्छा नहीं पूछ रहे, क्या पूछे? बुरा। ठीक है, अब फिलहाल देखते हैं पहला, कम्युनिकेशन लेकर आना उनके लिए, हमारे लिए बुरा था, अच्छा था? हमारे लिए अच्छा ही था, ये बुरा तो नहीं है। दूसरा, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन, उन्होंने इंडिया के फॉरेन ट्रेड का पूरा बदल के रख दिया, रुख। जहां पहले इंडिया अच्छा खासा एक्सपोर्ट करता था मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, यही एक्चुअल में आंसर यही वाला है, यही है पॉइंट करा। इस पॉइंट का एक और नाम है ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। ये बकायदा हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि व्हाट डू मीन बाय ड्रेन्स ऑफ इंडियाज वेल्थ, तो उसमें और कुछ नहीं आना, सारी वेल्थ ड्रेन करने के लिए हमारा ये जो ट्रेड चेंज करा ना इन्होंने, यही जिम्मेदार है। इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया किसका? रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का। इसमें हम ही लुट गए। 5 रुपए के हिसाब से कॉटन बेच रहे हैं उनको, और 100 रुपए के हिसाब से कॉटन का कपड़ा मंगा रहे हैं। उन्होंने क्या करा? बस उसे मशीनरी में प्रोसेस करा है और कुछ नहीं करा। रॉ मटेरियल हमारा, फिनिश गुड हम ही ले रहे हैं उनसे, तो ये गलत बात हुई थी, ये नुकसान है। दूसरा, कौन सी कमेटी बनी थी एसएसआई को प्रमोट करने के लिए? सबको पता है इसका आंसर। इसका आंसर कौन सी कमेटी? कार्ब कमेटी। ठीक है, क्लियर। दूसरा, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया था? 1948। फर्स्ट आया था 1948 में, सेकंड आया था 1956 में। फर्स्ट 1948, सेकंड 1956। सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, आईपीआर 1956, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। ये वही वाला पॉइंट है जिसमें इंडस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा गया था। वो इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट चलाएगी, वो इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट प्राइवेट मिलकर चलाएगा, और बची कुची प्राइवेट चलाएगी। ये वही वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये उससे पहले वाला 1948 में हुआ था। डैश आर द रीजन फॉर द स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस। भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी के स्लो डाउन का रीजन कौन सा है? भाई देखते हैं कौन कौन सा है। देखो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें आना ही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो सबसे बड़ा रीजन है। पाकिस्तान के अंदर नाकामी जो रही है उसका सबसे बड़ा रीजन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मैंने इसका आंसर बताया था आपको कि पाकिस्तान में आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने टेन्योर पूरा नहीं करा। 5 साल का होता है, 5 साल को टिका ही नहीं, 5 साल ही टिका। हमारे वाले ऐसे हैं जो भैया जो चिपक जाए तो कुर्सी उठने का नाम नहीं लेते, बताओ। तो देखो ये भी फर्क है, तो उनके यहाँ कोई बैठता नहीं और हमारे यहाँ कोई उठता नहीं, कुर्सी सबको प्यारी है भाई। ठीक है, सो फर्स्ट तो है, इसका मतलब भी आंसर सिर्फ वही वाले देखो जिसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन हो। ये काट दो, ये भी काट दो। अब इनमें से देखते हैं कौन सा। सेकंड, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। पाकिस्तान जो है हाथ में कटोरा लेके बैठा है, फॉरेन से पैसा आता है उसके पास, मतलब समझना, कटोरा है तो भाई कुछ ना कुछ तो डाल ही दो, फॉरेन से कुछ ना कुछ आ जाएगा, उसका काम चल रहा है। सेकंड वाला वैसे ठीक है हमारा, फिर भी और देखते हैं। सर्विस सेक्टर के ग्रोथ, ये तो पॉजिटिव है पॉइंट, ये क्या है? पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? नेगेटिव। नेक्स्ट, ग्रेट लीप फॉरवर्ड की फुल फॉर्म क्या है? सो जीएलएफ की फुल फॉर्म आ रही है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ठीक है, सबको पता है क्या है ग्रेट लीप फॉरवर्ड? कोई बताना चाहेगा क्या है ग्रेट लीप फॉरवर्ड? ये कैंपेन कब आई थी? 1958। ये चाइना के अंदर आई थी कैंपेन। इस कैंपेन के अंदर
सभी लोगों को कहा गया अपने घर के बैकयार्ड में इंडस्ट्री लगाओ, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो। और ये प्रोडक्शन फाइनली आगे चाइना ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। पहले अपनी इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाया, सबके घरों में क्या लगवाई, इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री लगाने के लिए सरकार ने रॉ मटेरियल, फाइनेंस सब प्रोवाइड करा था। इसी पॉलिसी का नाम है ग्रेट लीव फॉरवर्ड। क्या नाम है, ग्रेट लीव फॉरवर्ड, ठीक है, GLF। कोई दिक्कत, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे सामने आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ नॉन, अच्छा ये ध्यान रखना भाई, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, मतलब जो कि किसी के द्वारा रेगुलेशन में नहीं चलते। नबार्ड के ऊपर रेगुलेशन होती है, RRB पे होती है, कमर्शियल बैंक पे होती है। जो किसी के सगे नहीं, वही कौन है, मनी लैंडर्स, महाजन्स, मनी लैंडर्स, साहूकार, ये सब वो लोग मनी लैंडर्स, ठीक है। ओके चलिए, ये वाले क्वेश्चन हमारे थोड़े से ट्रिकी है, आपसे कुछ नहीं है इसके अंदर। ये कह रहा है किसका आंसर किसका सामने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, कॉलम फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। आपको बताना है कौन सा सेट ऑफ यूनिट बिल्कुल करेक्टली मैच है, किसका आंसर किसके सामने बिल्कुल सही है। पहला, डुअल प्राइसिंग। डुअल प्राइसिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, डुअल प्राइसिंग चाइना में हुआ थी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया के हैं, ये तो गलत हो गया। सेकंड, स्पेशल जोन बनाए गए थे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे एरियाज हैं जहां पे सरकार के द्वारा कुछ ऐसी फैसिलिटीज दी जाती हैं जो कि देश में कहीं पर नहीं मिल रही, और ये फैसिलिटीज दी जाती है फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज को, ताकि वो आए और हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। तो ये बिल्कुल सही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करा जाता है। कम्यून सिस्टम, बैकयार्ड, ये तो IPR का है, एग्जाम्पल आपको होता है उसका। ग्रेट लीप फॉरवर्ड की डिटेल है। और उसके बाद ग्रेट पॉलिटिकल कल्चर रेवोल्यूशन, ये हमारा अलग है, इसके अंदर हमारा कुछ और कंसेप्ट था, ठीक है। इसमें कल्चर को प्रमोट करा गया था, सब लोगों को 10 साल के लिए गांव में भेजा गया था, भाई गांव जाओ, गांव की मिट्टी के साथ जुड़ो, वो हमारा था ग्रेट पॉलिटिकल कल्चर रेवोल्यूशन। तो बी वाला आंसर हमारा सही है, करेक्ट, सेकंड का बी इज करेक्ट, बाकी सब गलत है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, रीड द फॉलोइंग। स्टेटमेंट है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प्स टू ब्रिज अ गैप बिटवीन थ्योरेटिकल कंसेप्ट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अब ये है क्या, एक ऐसी ट्रेनिंग जिसमें आप काम करते करते काम को सीखते हैं। क्या ये आपके सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल को मैच कर रहे हैं? सॉफ्ट स्किल का मतलब है स्टडी और हार्ड स्किल का मतलब एक्सपीरियंस। क्या ट्रेनिंग पाने से आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस मिल जाते हैं? क्या आप इस बात से सहमत है? ट्रेनिंग पाने से आपकी जो स्टडी आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीख लेते हैं, तो स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपडेट द एम्प्लॉइज विद द लेटेस्ट चेंजेस इन देयर वर्क फील्ड। ट्रेनिंग पाने से इंसान में जो भी चेंज आ रहा है ना, वर्क फील्ड में काम करने के तरीकों में जो चेंज आ रहा है वो सीख जाता है। तो ट्रेनिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तो इसका ये भी स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 24। ओके, देखते हैं क्या है हमारे पास। स्टेटमेंट फर्स्ट, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इनिशिएटेड देयर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। दोनों ही कंट्री इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब LPG पॉलिसी, दोनों इंडिया पाकिस्तान दोनों ने LPG पॉलिसी अपनाई बिना किसी प्रेशर के। हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था LPG पॉलिसी अपनाने के लिए, ये फॉल्स है। हमारे ऊपर प्रेशर था, और ये प्रेशर पता किसका था? वर्ल्ड बैंक का। चाइना ने पॉलिसीज अपनाई बिना किसी प्रेशर के, अपनी इच्छा से। हमने पॉलिसीज अपनाई LPG मजबूरी में, और ये मजबूरी कौन क्रिएट कर रहा था? वर्ल्ड बैंक। ये ध्यान रख के चलना। क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज एक्सेप्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विदाउट एनी प्रेशर। तो एग्जांपल है चाइना, बिना प्रेशर के अपनाने वाला चाइना था। हमने और पाकिस्तान ने अपनाई किसमें? प्रेशर में। और प्रेशर किसने क्रिएट कर रखा था? वर्ल्ड बैंक। तो ये ध्यान रख के चलना, MCQ में आ सकता है। किसकी बात चल रही है? LPG पॉलिसी अपनाने की। LPG पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या कहेंगे? हमने अपनाई किसके प्रेशर में? वर्ल्ड बैंक के। चाइना ने अपनाई बिना प्रेशर के, ठीक है। तो ये तो गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। आगे, पाकिस्तान हैज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड SEZ पॉलिसी एंड रीप्ड इट्स बेनिफिट यूजिंग द एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। पाकिस्तान ने SEZ से बहुत कुछ कमा लिया, सब कंट्रीज जा रही है पाकिस्तान में इंडस्ट्री खोलने के लिए, पाकिस्तान ने बहुत कुछ कमा लिया, ये तारीफ कर रहे हैं। आया सुन के अच्छा लगा? स्टेटमेंट ही गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स, झूठ, झूठ भरोसा जा रहे हैं यहां पर। चलिए डैश। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज नॉट द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन चार में से किस में एनवायरमेंट डिग्रेड नहीं होगा?
भाई वेस्ट मैनेजमेंट के चक्कर में हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग तो है ही, और उसके बाद है गार्डिंग ग्रीन कवर। तो इसका सही आंसर है गार्डिंग ग्रीन कवर। भाई पूरे धरती के अंदर पेड़ लगाना ये सब इससे थोड़ी ना होगा, ये तो अच्छा है बोलेंगे हमारा। ऐसे ही हमारे पास इसमें बी पार्ट है, ठीक है। डैश इज नॉट द स्ट्रेटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके बताओ भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबको पता है? कुछ ऐसा करे जिससे काम भी हो जाए और नुकसान भी ना हो। बायोगैस यूज करने से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। बायोगैस पता है सभी को, नेचुरल गैस बनाते हैं हम लोग। सोलर पावर से तो नुकसान नहीं है कोई भी। थर्मल पावर से नुकसान है क्या? थर्मल पता है सभी को क्या है? थर्मल में कोल जला के बिजली बनती है। बिजली बनाना कोल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या नहीं है? ये तो भाई नुकसान है। इससे क्या होगा? एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, ठीक है। हाइडल हमारा पानी से बनती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हाइडल नहीं, चेक करना, थर्मल ही है इसका आंसर। थर्मल कोल वाला है। हाइडल में कोई नुकसान नहीं है, पानी से क्या नुकसान। ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सुनेंगे। असर्शन इज है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर इंसेपरेबल ट्विंस। भाई जहां जहां बेरोजगारी है वहां गरीबी जरूर होगी। क्या आप इस बात से सहमत है? ये तो ठीक है। आगे, अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सोशल इकोनॉमिक इविल। मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो पूरी सोसाइटी खराब हो रही है हमारी। अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में सोसाइटी पूरी खराब हो जाती है, ये दिक्कत है। एक्चुअल में यहां पे आंसर पता क्या है? ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसका है पॉवर्टी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सोशल इकोनॉमिक इविल्स। पॉवर्टी है सबसे बड़ा कारण। अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी रिलेट करते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पूरी सोसाइटी खराब हो जाए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। खराब किसकी वजह से होता है? पॉवर्टी की वजह से। तो असर्शन तो ठीक है, रीजन क्या है? गलत, ठीक है। तो कौन सा रहेगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन 27। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है काफी सारे। अब देखिए इससे आगे 28 से इजी इजी क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, तब थोड़ा आएगा। अच्छा हाँ, अरे नहीं आता है, कुछ ऐसी बात नहीं है, तैयारी चल रही है, बढ़िया चल रही है, आता है काफी कुछ आता है। चलिए देखते हैं एक बारी। ओके, असर्शन है इन द लेट 1970s चाइना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैड शार्पली डिक्लाइन। 1970 आते आते तक चाइना की पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट में बहुत गिरावट आ गई थी। ऐसा हुआ था? 1970 में चाइना की पॉपुलेशन में गिरावट आ गई थी। गिरावट आई नहीं थी, वो अच्छी खासी थी, उस चक्कर में उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करी थी। गिरावट लाने के लिए करी थी, ठीक है। उस टाइम पे अच्छी खासी थी, जो गिरावट आई है वो बाद में आनी शुरू हुई है। तो ये असर्शन में गलती है। ये कह रहा है 1970 के एंड तक गिरावट आ गई, शार्पली डिक्लाइन। शार्पली का मतलब एकदम से गिर गई, गिरने के लिए ही क्या अडॉप्ट करी थी? वन चाइल्ड पॉलिसी, ठीक। आगे, चाइना हैज विटनेस एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल ओइंग टू स्ट्रिंजेंट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। वो कहना चाह रहे चाइना के अंदर बहुत सारे बूढ़े लोग हैं, और ऐसा है क्योंकि चाइना ने बहुत ही अजीब से फैमिली प्रोग्राम चलाए हैं। तो भाई ऐसा भी नहीं है, फैमिली प्रोग्राम की वजह से नहीं हुआ ऐसा, ये हुआ है वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से। किस वजह से? तो ये फैमिली प्रोग्राम की वजह से नहीं हुआ, वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से हुआ है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। अच्छा ऑप्शन ही नहीं हमारा ये वाला, तो ए वाला फॉल्स है, फिर R2 करेंगे। ए तो फॉल्स है ही, पक्की बात है, डी वाला रहेगा फिर। तो ए फॉल्स है और फिर R को ट्रू मानना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ गया हमारे सामने पहला। थोड़ा ध्यान से देखना, जरा फोटो को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। ऊपर आपको दिख रहे ग्लेशियर्स, जहां से ग्लेशियर दिख रहे हैं, ठीक है। और ये ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, ठीक है। और ये उसके बाद ये पानी सारा का सारा शहरों पर आ रहा है, ठीक है। ये ग्लोबल वार्मिंग है। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही यही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है अर्थ के टेम्परेचर में राइज आना। जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो सी वाटर लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फ्लड बहुत ज्यादा आ रही है। अभी आपने रिसेंटली नोटिस करा है कि बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है गल्फ कंट्री में। अभी रिसेंटली आप चेक करना, बारिश हो रही है, और इतनी बारिश हो रही, इतनी बारिश हो रही, इतनी बारिश हो रही। उन्होंने इस हिसाब से अपनी शहर ही नहीं बनाया कि हमारे अभी कभी बारिश होगी, पूरे शहर ही पानी पानी हो रखे हैं। उन्होंने इस बारे में कभी सोचा नहीं था कि इतनी बारिश भी हो जाएगी हमारे यहाँ भी। भाई अगर रेगिस्तान में इतनी बारिश हो जाएगी तो बात ही क्या, और पूरा शहर पानी पानी, ठीक है। इसको कहते हैं इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, मतलब वातावरण असंतुलित हो चुका है, कहीं पर ही कुछ भी हो सकता है। तो ये फिलहाल इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना पड़ेगा।
तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इशू आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर सभी को ग्लोबल वार्मिंग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे सिंपल, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट गांव में बहुत मिलता है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट पार्टी उसी का रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का, बिल्कुल सही है। सबको पता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट? जितने लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, जबकि इतनों की जरूरत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा को हटा भी दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर होगी बात है? ठीक है, तो लिख देंगे 3 नंबर में इसको बिना किसी दिक्कत के। अब देखो 2 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन, अरे कुछ नहीं आता है भाई, 2 क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, ये तो अच्छे से आते हैं। चलो अगले वाला रूरल बैंकिंग का भी बता देंगे, बताना होगा तो। अगला देखते हैं, आपको कंपैरिजन करना है एक्सपोर्ट इंडिया का, चाइना का और पाकिस्तान, इन सबका एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंपेयर करना है। कौन कितना इंपोर्ट कर रहा है, कौन कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन एक्सपोर्ट में तरक्की कर रहा है, कौन इंपोर्ट बढ़ा रहा है अपना, इसको कंपेयर करना है। क्या आप इसे कंपेयर कर पाएंगे? चलो एक बार वैसे ही देख लेते हैं, ठीक है। पहले एनुअल ग्रोथ रेट देखते हैं, किसका एनुअल ग्रोथ रेट कितना कितना है, ठीक है। ओके, ये हमने अलग अलग कंट्री से एक्सपोर्ट करा है, ठीक है। हमने पाकिस्तान को इतना एक्सपोर्ट करा, चाइना को इतना एक्सपोर्ट करा, ठीक है। 2018-19 में इतना करा है, ठीक है। ये हमने इंपोर्ट करा है, ये चाइना से इंडिया इंपोर्ट कर रहा है 4,92,069 करोड़ का, ठीक है। और ये सारा डेटा करोड़ में है। ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं कहां से? चाइना से, ठीक है। और ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को। बताओ भाई, 2018-19 में हमने इतना एक्सपोर्ट करा और इतना इंपोर्ट करा, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसा है। इतना माल हमने चाइना को बेचा और इतना माल चाइना वाले हमें बेचा, कौन सा ज्यादा है बताओ? एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट ज्यादा? इंपोर्ट। इसका मतलब है इंडिया अपने इंपोर्ट के लिए या सस्ते प्रोडक्ट के लिए अभी भी किस पे डिपेंड है? चाइना पर। और चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टिंग पार्टनर है इंडिया के लिए। चाइना धड़ाधड़ एक्सपोर्ट करता जा रहा है इंडिया में, और इंडिया चुपचाप इंपोर्ट करता जा रहा है चाइना से। और हमारे इंडिया में बहुत सारे गुड्स हैं जो कहां से आ रहे हैं? चाइना से। तो इस तरह का कंपैरिजन शो करना है। ऐसे आपको पाकिस्तान का शो करना है। पाकिस्तान के साथ हमारा देखो एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, ये तो पता ही है सभी को। पाकिस्तान को हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं पाकिस्तान से, ठीक है। तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं। पाकिस्तान से हम करेंगे क्या मंगा के? पाकिस्तान में क्या मिलता है? थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स, और तो कुछ खास नहीं। और इंडिया से क्या जाता है पाकिस्तान में? सब कुछ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बताओ कौन से वाला करना सही रहेगा। पहला मैं महारत्न कंपनी बतानी है एक, बताओ कौन सी महारत्न कंपनी पता है आपको? आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसमें सेल, गेल, बीएचईएल सारी कंपनीज रखी है, महारत्न वगैरह उनमें पढ़ना पड़ेगा आपको। लैंड सीलिंग से इक्विटी कैसे आती है? लैंड सीलिंग किसे किसे याद है? लैंड सीलिंग क्या होता है? याद करो, लैंड सीलिंग वो कंसेप्ट है जिसमें किसी भी इंसान के नाम पर एक लिमिट से ऊपर जमीन मिली तो वो सारी जमीन कौन ले लेगी? सरकार। और उसके बाद उस जमीन को बांट देगी लैंडलेस लेबर्स में, ऐसे लोग जिनके पास अपनी जमीन है उनमें बांट देगी। तो क्या लैंड सीलिंग से इक्विटी आ रही है? बिल्कुल आ रही है, क्योंकि जिनके पास जमीन नहीं है उनके पास जमीन आ रही है, तो इक्विटी तो आएगी आएगी। सबके सब जमींदार बन जाए, ऑब्वियस ही बात है, जमीनें आ गई तो पैसा भी आ जाएगा उस हिसाब से। तो ठीक है बिल्कुल, तो इसके अंदर लिख देंगे लैंड सीलिंग के बारे में। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कौन से होता है? लैंड रिफॉर्म के बारे में बता दो। लैंड रिफॉर्म हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑलरेडी बता चुका हूं। रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, एग्रीकल्चर वाले के, अच्छे से अगर जाने रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, इसमें लैंड सीलिंग एक पॉइंट है हमारा। ओके, अगला ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एक चीज है, ये अलग अलग चीज है, अलग अलग, ठीक है। तो भाई ये तो ऑब्वियस ही बात है, यहां लिखेंगे फॉल्स। ह्यूमन कैपिटल का मतलब नॉलेज एक्सपीरियंस वाले सारे लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, और ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है पढ़े लिखे और हेल्दी लोग। पढ़े लिखे और हेल्दी किस में आते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट में। नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्ड, एक्सपर्टाइज, ये सारे लोग किस में आते हैं? ह्यूमन कैपिटल। दोनों में थोड़े से फर्क है। ह्यूमन कैपिटल तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है और ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप एक एंड है, ठीक है। तो ये डिफरेंस अच्छा है, इसको कर लेंगे आज से। उसके बाद इंडिया के पास पुअर स्टॉक है टेक्निकल मैन पावर का। हमारे देश में टेक्निकल मैन पावर नहीं है, इसका मतलब है ऐसे लोग जिन्हें तकनीक आती हो, ऐसी नहीं है बिल्कुल भी, ये कहना चाह रहे हैं। अरे बेइज्जती कर रहा बहुत है हमारे, क्या बात करती भाई।
हमारे से अच्छे जुगाड़ पूरे वर्ल्ड में कोई करके दिखा दे। टेक्निकल है तभी तो है, दिमाग तो हमारे में बहुत है, तो कमी नहीं है। नहीं कर रहे आजकल ऐसी बात नहीं, करेंगे। सो ये स्टेटमेंट दोनों ही फॉल्स है, ठीक है। फर्स्ट वाले में, सेकंड में तो बता देंगे इंडिया के पास टेक्निकल मैन पावर की कमी नहीं है, बस मैन पावर प्लानिंग की कमी है। हमारे पास लोग बहुत हैं, पढ़े लिखे, इंस्टीट्यूशन वगैरह काफी सारे हैं, लोग काफी एजुकेटेड है, बस हम उनको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, उनको सही डायरेक्शन नहीं दे पा रहे जहां वो काम करके देश को तरक्की की राह पर लेके जा सके। तो हमारे पास मैन पावर प्लानिंग की कमी है, टेक्निकल मैन पावर की कमी नहीं है। लोग बहुत है, लोगों को कैसे यूटिलाइज करना है ये हमें नहीं आता, समझ गए। देखो ना, पैसा बहुत है लेकिन पैसा कहीं कैसे यूटिलाइज करना है ये नहीं आता, तो कुछ टाइम के बाद खत्म ही हो जाएगा। हाँ, फॉल्स लिख के डिफरेंस दो पॉइंट दे दो आराम से। पहले तो फॉल्स का ही नंबर है, आधा नंबर तो फॉल्स का है, बाकी 1.5 नंबर की एक्सप्लेनेशन है। अगला चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है, ऑलरेडी बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग प्रोड्यूस करते हैं पहले, उसके बाद उसे प्रोसेस करते हैं, फिर उसको ग्रेड करते हैं, उसके बाद उसको पैक करते हैं, उसके बाद स्टोर करते हैं, उसके बाद बेचते हैं, जब बेचने का रेट अच्छा हो जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलरेडी बता चुके हैं। अगला इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, अब ये बता देता हूं। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम आपके एसएचजी होते हैं। क्या होते हैं? सबने सुना एसएचजी के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये क्या बीमारी है सेल्फ हेल्प ग्रुप? कुछ ऐसे ग्रुप्स जिसमें वो लोग जिनके पास पैसे की कमी होती है, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पैसा पूल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसके बाद जिस भी इंसान को उस पैसे की जरूरत होती है उस पैसे को उस इंसान को दे दिया जाता है। इसे कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। मतलब किसी और से पैसा ना लेके सेल्फ हेल्प ग्रुप, समझ रहे बात? हम सभी ने मिलके अपना पैसा इकट्ठा करा, जिसको जरूरत पड़ी उसको दे दिया। इनको हम लोग माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम या सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और आएगा यही कि भाई कैसे अच्छे हैं, तो यही है भैया अपना पैसा, इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं देनी, इसलिए अच्छे हैं और मेंबर्स की हेल्प भी कर देते हैं। तीसरा, प्रॉब्लम फेस बाय फार्मर इन द इनिशियल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम किसान को कह रहे हैं भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करो करो करो, अच्छी बात है। स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या दिक्कतें फार्मर्स को आ सकती है? पहली बात तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का गेस्टेशन पीरियड लंबा है, मतलब जो टाइम पीरियड है वो नॉर्मल क्रॉप्स के मामले में ज्यादा बड़ा है, ठीक है। एक तो ये दिक्कत आएगी, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो आउटपुट होता है वो भी कम है कंपैरेटिवली, तो ये दिक्कत सबसे ज्यादा है भाई। एक तो और ऊपर से इसके जो सीड्स वगैरह, बस सीड्स महंगे हैं, बाकी तो नॉर्मल हमारे इनपुट जितने भी हैं सारे घर से निकल जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये स्टार्टिंग में दिक्कतें हैं जो आ सकती है। बी वाले पार्ट में, इंडिया हैज फेल्ड टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964-66। मुझे कोई बताएगा कौन सी रिकमेंडेशन दी थी इस वाले 64-66 ने, क्या रिकमेंडेशन दी थी एजुकेशन के बारे में? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता चुका हूं बहुत बार। इन्होंने कहा था कितना % खर्च करना है एजुकेशन पे? पूरे 6%। क्या हमने 6% करा था? क्या हमने 6% करा एजुकेशन पे खर्च? नहीं करा। हमारे यहाँ कितना चला? 4-5%। तो इसका आंसर क्या है? हमने जी इनकी बात बिल्कुल नहीं मानी, हमने इनकी बात को वो करा ना, निरादर करा, इनकी बात को छोड़ दिया, बस कहानी लिखना और क्या। अगला, कैजुअल वेज वर्क इज मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। कैजुअल वेज बहुत सारे मिलते हैं, गांव में हर इंसान को मिल जाता है काम कैजुअल वेज का। मिल जाता है क्या? कैजुअल वेज शहरों में मिलता है, गांव में नहीं मिलता। कैजुअल वेज चलती है इंडस्ट्रीज में, ये वर्कर्स वगैरह बना ज्यादा नहीं मिलते। मेन मेजर सोर्स बोल रहा है वो, मेन सोर्स कह रहा है, तो मेन सोर्स नहीं है। गांव के सारे लोग क्या करते हैं? अपने एग्रीकल्चर में इंडल्ज है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्या है? गांव में हायर्ड वर्कर का ट्रेंड कम है। किसका काम है? सेल्फ एम्प्लॉयड का। सब लोग अपनी खेती में खुद ही लगे हुए। फाइनली लास्ट क्वेश्चन हमारा, चलो एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आएगा, बहुत ज्यादा लंबे वाला, ठीक है। और इसमें आपको पहचानना होगा क्या, देखते हैं चलिए इसमें। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर अ गिवन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सेम कॉमन अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन का है अगले पेज पर, पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। ओहो काफी बड़ा है। पहला, ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट क्यों करा गया था, इसके फायदे क्या थे? मिल जाएगा, नहीं तो हमें वैसे भी पता है ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया था, ताकि देश में जो आउटपुट है प्रोडक्शन उसको बढ़ाया जा सके। ग्रीन रेवोल्यूशन सबको पता ना, ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था? 1965 के अराउंड, मिड ऑफ 1960s। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन enabled the government to procure sufficient food grains to build its stock.
डेट कुड बी यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शॉर्टेज। वो कह रहे ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से हमारी सरकार इस काबिल बन गई कि वो अच्छा खासा स्टोर करके रख सके और उस स्टोर को तब यूज कर पाए जब देश में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ऐसा हुआ या नहीं हुआ? एक पॉइंट था हमारे पास गोल ऑफ प्लानिंग में, उसका नाम था सेल्फ सफिशिएंसी। ये पॉइंट याद है, सेल्फ सफिशिएंसी। इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना पड़ेगा ताकि हमें अपने बेसिक ग्रेन्स बाहर से मंगाने ना पड़े, हम खुद बनाएं खुद खाएं, बाहर से मंगाने की जरूरत ना पड़े। तो क्या गवर्नमेंट ऐसा कर पाई? बिल्कुल कर पाई। ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव इंपैक्ट में ये बिल्कुल मेंशन करा गया है कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन पाए। तो ये जो इसके आंसर है दोनों आपको पैराग्राफ में मिल भी जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, और आप आंसर भी दे सकते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही मान लो, आप उसे खुद भी लिख सकते हैं और ऊपर पैराग्राफ में सब मेंशन कर ही रखा है अपना, तो कोई दिक्कत नहीं आने की इसके अंदर। ये देखो ये लिखा है ना, गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, और प्रोक्योर कहाँ करती है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर। FCI के बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, उनको हम कहते हैं बीज गोदाम। वहां पर कुछ नहीं स्टोर होता, क्या होता है? अनाज, भर भर के अनाज रख देते हैं, और जब प्रॉब्लम आती है तब इस अनाज का इस्तेमाल करा जा सकता है। तो ये था हमारा सबसे पहला सैंपल पेपर। अब ये बताओ कि इसमें से कितना पोर्शन ऐसा था जो हम मान के चले कि हाँ, अगर देखा जाए कि आप लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं सारे के सारे, तो कितने तक मान के चले कि हाँ आराम से इतना तो मुझे आता था कि इतने तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई एक रेशियो है कि भाई 50-60 से ऊपर दो आराम से, 60 तक बहुत इजीली हो जाएगा अगर ऐसा पेपर आ जाता है। एक है कि नहीं 50-60, एक है नहीं 40-50। तो किस रेंज में लाई करने वाला है ये पेपर? कौन सा पोर्शन ज्यादा टफ था, डेवलपमेंट वाला या मैक्रो वाला? डेवलपमेंट के, मैक्रो के? मैक्रो। अच्छा तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको कौन से वाला पोर्शन अभी तैयार नहीं हुआ ढंग से, उस हिसाब से तैयार करोगे, उस हिसाब से काफी कुछ मिल सकता है।